नहीं बन सकता। साथियों, पिछले कुछ हिस्से में हमने हक की बात की, किसानों की बात की, आरक्षण और सिस्टम की बात की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सारे हक, ये सारी लड़ाइयाँ हम जीतेंगे कैसे? बाबा साहब ने इसका एक बहुत ही सीधा और कड़क जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह सिर्फ दूसरों का बोझा उठाएगा। आज का युवा एक बहुत ही मशहूर लेखक और पत्रकार थे, जॉन गुंटर। वो अपनी किताब इनसाइड एशिया लिखने के लिए दुनिया भर के बड़े-बड़े नेताओं से मिल रहे थे। इसी सिलसिले में वो मुंबई में डॉक्टर अम्बेडकर के घर पहुंचे। बाबा साहब के उस घर का नाम था राजगृह। जब जॉन गुंटर उस घर के अंदर गए तो वो सन्न रह गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी अकेले इंसान के पास इतनी किताबें नहीं देखी। मेरे साथियों, उस समय बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 किताबें थीं, और जब 1956 में उनका निधन हुआ तब तक उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी बन चुकी थी, जिसमें लगभग 80,000 से भी ज्यादा किताबें और दस्तावेज थे। उन्होंने उस घर को रहने के लिए कम और अपनी किताबों को रखने के लिए ज्यादा बनाया था। जरा सोचिए, एक इंसान जो राजनीति में है, जो संसद में है, जो रोजाना हजारों लोगों से मिल रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो इंसान हर रोज 15 से 18 घंटे किताब पढ़ रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो अम्बेडकर जी दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे, कई बार भूखे सो जाते थे, ताकि उनके बचे हुए पैसों से वो पुरानी किताबें खरीद सकें। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपने पूरे जीवन में 3000 किताबें लिखी थी, लेकिन बाबा साहब को राजनीति और संघर्ष से जितना भी थोड़ा वक्त मिला उसमें उन्होंने लगभग 21 मोटे-मोटे वॉल्यूम का साहित्य लिख डाला। और आज का हमारा नौजवान क्या कर रहा है? हमारे देश के युवाओं में 20,000 या उससे भी ज्यादा के स्मार्टफोन है, 5G इंटरनेट है, दुनिया भर की लाइब्रेरी आपके एक क्लिक पर है, लेकिन क्या आप पढ़ रहे हैं? आप दिन में 6 घंटे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इश्कबाजी कर रहे हैं और मुजरे की रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर आने वाले उन फर्जी और नफरती मैसेजेस को इतिहास मानकर दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते हों या ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शोषित समाज का युवा पढ़ना छोड़ देगा, अगर वो अपने तर्क की धार को रील्स और सस्ते मनोरंजन में लगने देगा, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सिस्टम उसे फिर से मानसिक रूप से गुलाम बना लेगा। क्योंकि किताबें सिर्फ अलमारी में सजाने या रट्टा मारकर पास होने के लिए नहीं होती। किताब वो चिंगारी है जो अगर दिमाग में सुलग जाए तो वो इंसान को अपने हक के लिए पूरे सिस्टम से टकराने की आग दे देती है। अगर आप इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि समाज में शोषण, एक्सप्लॉइटेशन है और अमीर गरीब के बीच एक खाई है, लेकिन उस शोषण को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स जिस हिंसा और बंदूक का रास्ता दिखाते हैं, मैं उसे पूरी तरह खारिज करता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर ने युवाओं को समझाया कि जो बदलाव आप तलवार या बंदूक के जोर पर लाते हैं, वो बदलाव सिर्फ तब तक ही टिका रहता है जब तक आपके हाथ में बंदूक है। जिस दिन आप कमजोर पड़ेंगे, कोई दूसरा हथियार लेकर आएगा और आपको खत्म कर देगा। हिंसा से सिर्फ सत्ता बदलती है, लोगों का दिमाग नहीं बदलता। इसलिए बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स की बंदूक को छोड़कर तथागत बुद्ध की करुणा और तर्क को चुना। उन्होंने कहा कि जो काम कम्युनिज्म खून बहाकर करना चाहता है, वही काम बुद्ध धम्म, समानता और भाईचारा बिना एक भी बूंद खून बहाए इंसान की सोच बदलकर कर सकता है। बाबा साहब चाहते तो अपने लाखों अनुयायियों से कह सकते थे कि हथियार उठा लो, सिस्टम को जला दो, क्योंकि उस वक्त उनके लोग सबसे ज्यादा अत्याचार सह रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने लोगों के हाथ में हथियार नहीं दिए। उन्होंने अपने लोगों के हाथ में संविधान की वो किताब दी जिसमें वोट की ताकत छुपी थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ लिखकर अपने वोट की कीमत समझ लो और संसद में ऐसे लोगों को भेजो जो तुम्हारे हक का कानून बना सके। आज मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूं, जब भी आपके साथ नाइंसाफी हो, जब भी आपका हक छीना जाए, तो सड़कों पर आगजनी मत कीजिए, किसी की गाड़ी मत जलाइए, अपना गुस्सा किताबों पर उतारिए, अपना गुस्सा अपनी कामयाबी पर उतारिए, अपना गुस्सा वोटिंग मशीन, ईवीएम, बैलेट पर उतारिए, क्योंकि कलम और वोट से आई हुई क्रांति ही असली और स्थायी क्रांति होती है। बाबा साहब ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा विद्रोह रेबेलियन हथियार उठाना नहीं है, बल्कि शिक्षित होकर अपने हक के लिए लड़ना है। साथियों, बाबा साहब ने हमें हथियार नहीं बल्कि वोट की ताकत दी। उन्होंने कहा था कि अपने वोट से सत्ता बदलो और अपने हक के कानून बनवाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैराडॉक्स है। इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, 75 साल से हमारे पास वोट देने का अधिकार है। इस देश में बहुजन, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये देश की आबादी का लगभग 70 से 80% हिस्सा बनते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि 80% आबादी होने के बावजूद और हाथ में वोट की ताकत होने के बावजूद आज भी देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी समाज में है। आज भी गरीबी की रेखा से नीचे सबसे ज्यादा यही समाज जी रहा है। आज भी जब लेटरल एंट्री से बिना परीक्षा के अफसर चुने जाते हैं या देश की बड़ी अदालतों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं, तो वहां इस 80% आबादी का कोई नामो निशान क्यों नहीं होता? इसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू होने से पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की जमीन मूल रूप से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है। यहाँ लोकतंत्र सिर्फ ऊपर से पहनाया गया एक चोला है। बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ कागज पर एक व्यक्ति एक वोट लिख देने से यह समाज नहीं बदलेगा, क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग हजारों सालों से इस देश के संसाधनों और सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं, वो बहुत चालाक हैं। वो जानते हैं कि अगर 80% शोषित वर्ग, ये पिछड़े और दलित एक हो गए तो वो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता उखाड़कर फेंक देंगे। इसलिए उन लोगों ने एक नया खेल रचा, बंटवारे का खेल। उन्होंने हमारे बीच धर्म का एक नशा फेंक दिया। उन्होंने गरीब हिंदू को एक गरीब मुसलमान से लड़ा दिया, जबकि दोनों के बच्चों के पास नौकरियां नहीं थी। जब धर्म से बात नहीं बनी तो उन्होंने जातियों के अंदर उपजातियां, सबकास्ट खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने एक शोषित को दूसरे शोषित का दुश्मन बना दिया। उन्होंने यादव को जाटव से लड़ाया, कुर्मी को पासी से लड़ाया, वाल्मीकि को खटीक से लड़ाया। आज जमीनी हकीकत क्या है? मेरे कुछ शब्द शायद आपको कड़वे लग सकते हैं, पर ये आज के समाज की सच्चाई है। आज एक बेरोजगार युवा जिसे अपने हक और रोजगार के लिए अपने साथी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो अपनी जाति के झूठे घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है। और जब आप आपस में इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि मेरी जाति तुमसे बड़ी है, ठीक उसी वक्त सत्ता के एसी के कमरों में बैठकर आपके बच्चों की नौकरियां प्राइवेट कंपनियों को बेची जा रही होती हैं।